दोस्तों, नायडू और नीतीश कुमार की परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगले 24 घंटों में नीतीश कुमार और नायडू को ये तय करना होगा कि उन्हें भाजपा की बैसाखी बनकर मोदी की सरकार बचानी है या फिर अपने अपने राज्यों में अपनी सरकार और अपनी पार्टी बचानी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर से लौटते ही ये ऐलान कर दिया है कि 2 तारीख को वो वक्फ बिल लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू का क्या होगा, ये क्या फैसला लेंगे, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ 20-25 साल से संसद कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। उनसे ही जानेंगे कि संसद में आखिर नीतीश और नायडू के पास ऑप्शंस क्या है। क्या वक्फ बिल पास हो जाएगा या फिर नायडू वॉकआउट कर देंगे? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से लेंगे। केपी मलिक सर, क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी नागपुर होके आए हैं जी। और नागपुर में होके आए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहमति बनी है कुछ चीजों पे। आपको याद होगा पिछली बार जब ये बिल पेश किया गया था संसद में तो हंगामा हुआ था और इन्होंने उस पर एक कमेटी बना दी थी। जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो 2 मुख्य घटक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा विरोधी वही थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं उनके मंत्रियों को शामिल किया गया मीटिंग में, उनके सरकार का कहना है कि हमने उनके सुझाव ले लिए हैं और वो सहमत है इस चीज को लेके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने, उस पर जो कानून मंत्री है उन्होंने भी की है और उन्होंने कहा है कि भाई जो वक्फ बोर्ड पे संपत्ति पे कब्जा करके लोग बैठे हैं सिर्फ उनको दिक्कत है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिमों को भी कोई दिक्कत नहीं। कर रहा है। नहीं, उनका मानना यह है कि जिन लोगों का कब्जा है उनको दिक्कत है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का मत है, सरकार चाहती है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि कहीं ना कहीं ये भी आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और आरएसएस भी चाहती है कि ये बिल पास हो। लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखें इस बिल में चुनौती ये है कि अगर लोकसभा में आप किसी तरह पास इसको करा भी लेते हैं तो राज्यसभा में सरकार के पास दिक्कत है, क्योंकि राज्यसभा में अभी पूर्ण बहुमत सरकार का नहीं है। ये तो टेक्निकल रीजन इसका है। दूसरा क्या है, जो आपके घटक दल हैं, जो पिछले दिनों आप देख रहे हैं जिस प्रकार के बयानबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। आपने पिछली बार देखा कि अभी चिराग पासवान का तो सीधा सीधा बाइट ही आ गया। उन्होंने कह दिया है कि भाई इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। हम तो पहले भी उनके यहाँ रोजा इफ्तारी में भी जाते हैं। बात कही कि हम अल्पसंख्यकों के साथ है और किसी भी तरह का अन्याय उनके साथ होने नहीं देंगे। नहीं, देखिए चंद्रबाबू नायडू की बात पर बहुत ज्यादा अभी इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि चंद्रबाबू का मुंह बंद करने के लिए सरकार के पास कई तरीके हैं। वो अपना ब्लैकमेल कर लेते हैं और वो अपने लोगों को ये समझा सकते हैं कि भाई हम इस बिल के पीछे आपके लिए एक बड़ा पैकेज लेके आए हैं जिससे हम आंध्र प्रदेश में बड़ा विकास करेंगे, आप ही लोगों के बीच में बांटा जाएगा। बीच में मुसलमानों के लिए कई सारी अलग योजना लाने का भी ऐलान कर चुके हैं। दूसरा, नीतीश कुमार की हैसियत बची नहीं है कि वो उस तरह से मुखर होकर विरोध करें, क्योंकि मालूम है आपको कि उनके तमाम मंत्री और पार्टी टूट की कगार पे खड़ी हुई है और वो किसी तरह से रोके हुए हैं इसको। तो ये बहुत ज्यादा विरोध कर पाएंगे, मुझे इनसे कोई इतनी उम्मीदें नहीं है। लेकिन जो छोटे दल हैं जो टिके ही इस चीज में, चाहे वो चिराग पासवान का दल हो, चाहे वो जयंत चौधरी का दल हो, चाहे इस तरह के और 1-2 छोटे दल हैं, वो क्या करेंगे? चाहे आप अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे बाकी जितने भी लोग हैं जो छोटे दल हैं, वो क्या निर्णय लेंगे? क्या वो अपने भविष्य को अधर में डालेंगे? क्या वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त होने में भाजपा का सहयोग करेंगे? आंध्र प्रदेश की बात करें तो 9% मुस्लिम्स में से करीब 72% जो मुसलमान इनका वोटर है, इनको वोट करता है मुसलमान वहां का। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी की बैसाखी बने रहने के लिए, मोदी की सरकार चलते रहने के लिए अपनी इतने बड़े वोटर को इतना बड़ा धोखा दे देंगे, या फिर यूं कहें कि वो अपनी सत्ता हिलने देंगे, अपने राज्य में अपने आप को कमजोर कर लेंगे, अपनी पार्टी की नहीं सोचेंगे?
देखिए प्रज्ञा, अगर सरकार को कहीं न कहीं ये अंदेशा होगा या अंदाजा होगा कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो नूरा कुश्ती कर सकती है। अन्यथा बहुत ज़्यादा ये होगा, कल हाउस में आप देखेंगे कि विपक्ष जितना है वॉकआउट कर जाएगा और ये चुपचाप अपने बिल पास करा लेंगे, उसमें पता भी नहीं लगेगा चंद्र बाबू क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चंद्र बाबू नायडू का अभी कोई बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं है, विधानसभा के इलेक्शन में बहुत देरी है और वह ये लोगों को पता है, इन सियासी लोगों को, कि यहाँ की जनता भुलक्कड़ है, बहुत जल्दी चीजें भूल जाएंगी और चुनाव से पहले कोई दूसरा बड़ा मुद्दा ले आया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू अगर विरोध कर रहे होते तो वो मुखर होके आते। आज तक उनका कोई इस तरह का ना बयान आया है, ना कोई धरना प्रदर्शन आया, ना कोई इस तरह की कोई खबर आई है। तो ये जताता है कि वो चुपचाप एक बड़ी डील करने के चक्कर में है, इसके बहाने वो बड़ी डील कर लें, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आज तक किसी भी विषय पर मुखर होके नहीं आए, अगर हम देखें पिछले 8 महीने करीब होने वाले हैं, किसी भी एक विषय पे, ये कोई बड़ा मतलब छोटा विषय नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे भी जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। कम से कम कोई स्टेटमेंट तो देना, आप या छोटे दल हो, स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं, सरकार की नाराजगी तो जता रहे हैं, वो इस मुद्दे पर ना जताएं, दूसरे मुद्दों पे ही जताएं। चंद्रबाबू की तरफ से इस तरह का कोई बयान ना आना जताता है कि वो चुपचाप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं। कोशिश कर सकते हैं वो कि ये दिखाएं कि हमने तो विरोध किया, हमारे विरोध के बावजूद बिल पास हो गया। ये भी एक शगुफा वो दे सकते हैं। आपको मालूम है कि तमाम राजनेता जो होते हैं, अपने लोगों को जुमलेबाजी करने में तो वो पीछे रहते नहीं है। वो बाद में जुमलेबाजी कर देंगे, भाई हम क्या करते, हम बिना हमारे भी बिल पास हो रहा था तो हम सरकार से बाहर भी आ जाते, फिर हम स्टेट का भला नहीं कर पाते, स्टेट की हालत बहुत खराब है। इस तरह की जुमलेबाजी भी वो अपने लोगों के साथ कर सकते हैं। मुझे इस तरह की संभावना नजर आ रही है। हालांकि तो मैं आपको क्या प्रज्ञा ये लगता भी है कह कि सकता अगर हूँ, ये बिल पास होता है कि भी मलिक सर, तो क्या बिना कॉन्फिडेंस में लिए चंद्रबाबू नायडू की, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो समझा देंगे, हालांकि तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हमारा साथ दीजिए और हमें दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। अब तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है कोई बात, अब बताना पड़ेगा कि आपका क्लियर स्टैंड क्या है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना कॉन्फिडेंस में लिए नीतीश और नायडू को बिल पास हो सकता है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिल पास होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर करेगी, अपने लोगों में मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हम बिल पास कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती और रस्म अदायगी कर देगी और बिल पास नहीं होगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं छूटेगी। तो चंद्रबाबू नायडू को ये मौका ही नहीं मिलेगा कहने का कि हमने समर्थन वापस ले लिया इसलिए नहीं गिरा। तो वो तो कहेंगे कि भाई हमारी वजह से नहीं हो पाया, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। और जबकि इसमें जोर जो लगाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरे हो, हंगामा तो वो लोग काटेंगे। तो इसलिए बिल पास होने की संभावना तो मुझे नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी इस फाइल को फिर रख देगी अगले सेशन के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश ये करेगी कि हम बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये टेक्निकली भी बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लोकसभा में कर भी लेते हैं तो ये राज्यसभा में फंस जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मुझे लगता है सिर्फ नूरा कुश्ती और रस्म अदायगी है, 2 दिन का हाउस बचा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बिल को सबसे आखिर में रखना चाहती है, ताकि कहने को ये हो जाए कि भाई हम लाए थे सदन में लेकिन पास नहीं हो पाया। जी अच्छा केपी मलिक सर, एक बात और मेरे जहन में घूम रही है कि अगर नीतीश और नायडू अगर वोट नहीं करते वक्फ बिल को लेकर के और इनकी जगह पर कोई और वोट कर देता है, तो क्या पता चलता है कि किसने किसने वोट किया इसके पक्ष में? जैसे मैं उदाहरण तय बोल रही हूँ कि इन दोनों ने वोट नहीं किया, फिर नायडू ने वोट नहीं किया और शरद पवार के खेमे से किसी ने आकर वोट कर दिया। नहीं, देखिए इसमें अगर दो तरीके से वोट होती है प्रज्ञा, सदन में आपने देखा होगा। हाँ हाँ पिछली बार का अगर आपको वोटिंग याद हो, जितने सदन में लोग नहीं थे उतने बटन दब गए थे। जी टेक्निकली अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पुरानी जो संसद है वहां पे जिस प्रकार से वोटिंग होता है, अगर आप बटन दबा के वोट करते हैं तो वो पता नहीं चलता है। कई बार हाथ उठा के करवाया जाता है, कई बार अगर किसी को संशय हो तो पर्चियां भी डलवाई जाती हैं। लेकिन जी ज्यादातर बिल जो है हाथ उठा के बटन दबा के होते रहे हैं। और बटन दबाते अगर हैं, अगर टेक्निकली जैसे वोट का होता है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किस किसने वोट दिया है। लेकिन जनरली वो दिखाया नहीं जाता है उसमें, मुझे तो आज तक यही जानकारी है कि उसको बाहर दिखाया नहीं जाता है कितने किसने किसको वोट दिया है। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सरकार चाहे तो वो पता लग जाता है कि किसने किसको वोट दिया है। जी तो क्या अगर दोनों साथ ना हो
तो भी बिल पास हो सकता है क्या? ऐसी कोई परिस्थिति है? नहीं, अगर देखिए साथ नहीं है तो देखिए, जब तक 272 लोग पूरे वोट नहीं डालेंगे, उसमें दो भी कम रह जाएंगे, तो पास नहीं माना जाएगा, पास नहीं होगा। और इस तरह की परिस्थितियां मुझे लगती नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो भी इसके साथ नहीं जाएंगे, और चंद्रबाबू नायडू के भी लोग नहीं जाएंगे। तो बिल तो पास किसी स्थिति में होगा नहीं। अगर चाहेंगे, अगर चाह लेंगे सब लोग, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि संख्या तो ऊपर चली जाती है 272 से। तो इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता, सरकार ने बहुत गुना भाग इसमें की है। सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के लोगों से भी बात की है, अपने दूसरे घटक दलों से भी बात की है। तो सरकार का मूड मुझे लग नहीं रहा है। अगर सरकार सीरियसली इसको चाहती, तो सरकार अभी बड़े बड़े ढोल ढपाड़े बना के माहौल बना देती। लेकिन सरकार को भी मालूम है कि बिल पास होना दिक्कत हो जाएगा। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम दूसरे इश्यू पर घिरी हुई है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अंदर की दिक्कतें हैं संघ की और भारतीय जनता पार्टी, उसमें फंसी हुई है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो इसको एक इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहती। खाली एक मैसेज देना चाहती है अपने हिंदुओं में या बाकी लोगों में कि हम इसको पास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी नियत इसको पास करने की है, मुझे उसमें थोड़ा संशय है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं कि नागपुर जाते हैं नरेंद्र मोदी, माथा टेक करके आते हैं, और उसके बाद में आते ही ये ऐलान कर देते हैं, ये ऐलान कर दिया जाता है कि 2 अप्रैल को यानी 2 तारीख को हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? नहीं, देखिए प्रज्ञा, ये बिल तो पहले से तय था ना। ये कोई वहां जाने के लिए नहीं है कि वहां गए, वहां से आके चर्चा की थी, तारीख नहीं बताई थी, तारीख आ गई अचानक से केपी मलिक सर। जी 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 जी। देखिए उसमें क्या है कि ये तमाम एजेंडे जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें एक एजेंडा, ये भी मुख्य एजेंडा है वक्फ बोर्ड का, जो इसमें बदलाव करना है कानून में, ये भी मेन एजेंडा आरएसएस का है। और आरएसएस के लगभग तमाम एजेंडे पूरे हो चुके हैं। देखिए, अगर प्रज्ञा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि चाहे मोदी जी हो और चाहे संघ हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इसके काम चलेगा नहीं। बड़ी गलतफहमी पिछले 10 साल में इनको हो गई थी कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, और बाद में 2024 के इलेक्शन में संघ ने दिखा दिया कि हमारे बिना अब कुछ नहीं है। यही चीज संघ भी जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमसे अलग हो जाती है, तो बिना भारतीय जनता पार्टी के हम भी कुछ नहीं, क्योंकि सरकार में रहेगी। सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तभी तो संघ मजबूत रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती है, तो संघ कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सहमति बनी है कि भाई मैं आपके एजेंडे पूरे कर रहा हूं, आप मेरे एजेंडे पूरे करिए, हम दोनों करें। ये एक सहमति बनी है। और मुझे नहीं लगता कोई इसमें, कोई संघ ने कोई इतनी तगड़ी डांट लगाई है। संघ नाराज है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से नड्डा जी का बयान आया था, जिस प्रकार से मोदी जी, भाजपा की सरकार नहीं मोदी की सरकार हो गई थी, मोदी की सारी चीजें हो गई थी, उससे कहीं ना कहीं संघ नाराज था। और वो नाराजगी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की है। और देखिए अभी इसमें यह भी है कि इतनी आसानी से हटेंगे 27 सितंबर को, या कुछ और नया बखेड़ा खड़ा करेंगे, या संघ को और ब्लैकमेल करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए तो अभी और 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा ना कि नया अध्यक्ष कौन आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नया अध्यक्ष कौन बनता है। नाम पर मोहर क्यों नहीं लग पा रही है? मतलब इतना, मोदी जी की सरकार तो इतनी मजबूत सरकार है, फिर भी अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है संघ और भाजपा की। अब तो मोदी जी मोदी जी मुलाकात भी कराए। नहीं, मोदी जी मजबूत थे, मजबूत है नहीं मोदी जी। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस प्रकार पिछले 10 साल से चल रही थी, बहुत मजबूती के साथ जो चाहते थे वही होता था, संघ से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। अब वो स्थिति बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की, को बिना संघ से पूछे कुछ भी करें। अगर आप पीछे जाएंगे इसमें, अगर आप हम वाजपेयी सरकार की जो है थोड़ी सी इसमें देखें कि वाजपेयी सरकार किस प्रकार से काम करती थी, कई सारे मामलों में वाजपेयी जी भी संघ की नहीं सुनते थे। जबकि उनकी तो 19 घटक दल थे वाजपेयी जी की सरकार में, और तब भी उनकी संघ के साथ तलखी बनी रहती थी। और अडवाणी जी संघ के प्रिय थे। जैसे आजकल आप देखेंगे योगी जी संघ के बड़े प्रिय हैं, और जो है वाजपेयी जी उनके प्रिय इतने नहीं थे। आज वही स्थिति है कि मोदी जी संघ के होने के बावजूद आज संघ के प्रिय नहीं है, और योगी जी कहीं ना कहीं प्रिय है। हाँ, तो ये संघ जता, एक बात मुझे और याद आई कि जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उनको संघ ने एक
आदेश दिया था कि डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्रधानमंत्री बन गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी संघ के प्रिय थे, योगी जी संघ के प्रिय हैं, मोदी जी उतने प्रिय नहीं। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है? योगी जी भी डिप्टी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? संघ ऐसा कोई आदेश दे सकता है मोदी जी को इस मुलाकात के बाद? आपको क्या लगता है? आप तो संघ को बहुत करीब से जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रज्ञा जी, योगी जी से पहले दूसरे महायोगी हैं वहां दिल्ली में, जिनका नाम संजय जोशी है। तो संजय जोशी जी अगर आ जाते हैं, जिस प्रकार से अडवाणी जी वाजपेयी जी के सिर में दर्द रखते थे, वो संजय जोशी हैं उस काम के लिए। तो योगी जी अभी क्या करेंगे, कहां पे योगी जी को लगाया जाएगा, वो तो मुझे बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि नया अभी एक सिस्टम बनेगा भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का, चाहे वो नए महासचिव और संगठन मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जब आप नई ये चीज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में संजय जोशी को आप देखेंगे। और संजय जोशी का बनना उसी तरह से होगा जैसे वाजपेयी सरकार में अडवाणी जी डिप्टी पीएम बने थे। तो गले में घंटी इस तरह की बन जाएगी कि आप जो है मन चाहा काम अपना नहीं कर पाएंगे, और ये आपकी मजबूरी है। इन्हीं सब चीजों पर तो सहमति बनी है। अगर आप नहीं सुनेंगे, और ये मोदी जी भी जान चुके हैं कि अगर मैं अब इस तरह की चीजें करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अब तो आपसी सहमति से ही बात बनेगी। अब आप दोनों देखिए, और ये चीज मैं शुरू से आपको कहता रहा हूं कि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, आरएसएस की ये कोशिश हो। तो उसी पर सहमति बनती है, और इसीलिए एक कदम पीछे मोदी जी ने लिया है और एक कदम पीछे संजय जोशी को अध्यक्ष ना बनाए जाने के मामले पे एक कदम पीछे आरएसएस ने भी लिया है। लेकिन इसी तरह से एक कदम पीछे मोदी जी ने भी लिया। कहीं ना कहीं मोदी जी झुके हैं, ये बात मानेंगे। तो दोनों तरफ से एक सहमति बनी है। अब उस सहमति का रिजल्ट जल्दी ही आप देखेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की सहमति बनी है और किस तरह का नया एक स्ट्रक्चर, नया एक संगठन भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और उस संगठन में जिस तरह से मोदी जी का बिहेव रहता था, जिस तरह से इनके आदेश और ऑर्डर चलते थे, वो आपको चलते हुए नहीं दिखेंगे। जगह जगह उनमें चेकिंग होगी, जगह जगह उनको जांचा परखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अब वो आदेश नहीं चलेगा कि मोदी जी की गारंटी चलने वाली नहीं है, क्योंकि गारंटी कई जगह फेल हो गई है। तो इसलिए इनकी गारंटी की वो मोहर जो है आईएसआई वाली, वो हटा दी गई है। अब उसकी जगह मोहर दूसरी आएगी आरएसएस की। जी। अच्छा केपी मलिक सर, इससे पहले तो थर्ड टर्म तक कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जिनको अगर छोड़ दे मोदी जी के अलावा। तो जो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं, तो फिर थर्ड टर्म में जब वो आरएसएस के मुख्यालय गए थे मुलाकात के बाद से, उसके बाद वो कभी प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस मुख्यालय नहीं जा पाए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के साथ भी ऐसा, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय गया है अपनी थर्ड टर्म में, उसकी कुर्सी हिली है। क्या लग रहा है मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही आपको लग रहा है? देखिए प्रज्ञा, वाजपेयी जी में और मोदी जी में एक डिफरेंस है। एक तो ये हार्डकोर आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। वो उतने हार्डकोर नहीं माने जाते थे और उनकी मान्यता दूसरे जो सियासी संगठन है उनमें भी थी। उनकी जो लोकप्रियता थी वो देश और विदेश में दोनों जगह थी। वो चीज इनमें नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये वाजपेयी जी ने अगर कोई बात कह दी तो कह दी, वो पत्थर की लकीर है, वो पीछे हटते नहीं थे। मोदी जी का उस तरह कुछ है नहीं। मोदी जी परिस्थिति जन्य निर्णय लेते हैं। मोदी जी अपनी बात से मुकर भी जाते हैं, मोदी जी के कई बात जुमले साबित भी हो जाते हैं। तो मोदी जी नहीं चाहते कि मेरे हाथ से बागडोर जाए। बागडोर हाथ में रखने के लिए अगर कोई झुकना पड़े, कोई समझौते करने पड़े, कोई शाम दाम दंड भेद करना पड़े, कोई पैतरेबाजी करना पड़े, तो वो कर लेंगे, जो कि वाजपेयी जी नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे। आपको याद होगा वाजपेयी जी के लिए एक वोट का जुगाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वाजपेयी जी ने वो चीज नहीं करी और वो सिद्धांतवादी तरीके से उनकी सरकार चली गई और उन्होंने मान लिया उस बात को। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 3 बार उनकी सरकार बनने के बाद में आरएसएस के साथ जो उनकी टकराट थी, विश्व हिंदू परिषद के साथ जो टकराट थी, क्योंकि उस टाइम पे मजबूत लोग थे। जो विश्व हिंदू परिषद के चीफ थे अशोक सिंघल, वो भी किसी की नहीं सुनते थे। चाहे उस टाइम के सुदर्शन और बाकी लोग जो थे वो भी नहीं सुनते थे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दखल अंदाजी संघ की चीजों में करे। तो आज तो ये संघ की चीजों में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। आज तो ये विश्व हिंदू परिषद की चीजों में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं कि इनको झुकना पड़ा है। इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट नड्डा जी को दे दिया कि भाई बोल दो अब हमें आरएसएस की। इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी?
आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि मोदी सरकार, आप भाजपा सरकार कहते। आप तो कहते हैं कि ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी एक संगठन की पार्टी नहीं है, ये किसी एक दल की पार्टी नहीं है। यहाँ तो ये तो कहते हैं एक भाई मोदी है बोर्ड तो बना। सब मुमकिन है। नहीं, वो मुमकिन हुआ नहीं ना। फिर वही मैं कह रहा हूं कि जो जुमलेबाजी आपने करी थी, वो जुमलेबाजी में आप फेल हो गए। इसीलिए आपकी ये स्थिति हो गई है कि अब आपको अपनी सारी चीजों से पीछे हटना पड़ रहा है संघ के। और संघ मजबूती से खड़ा, और संघ के एक हिसाब से इस वर्ड को यूज नहीं करना चाहता। अब संघ भी आपको उन्हीं कमियों की वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आपने गलतियां नहीं की होती तो संघ शायद आपको इस लाइन पर नहीं ला पाता। संजय जोशी को लाने के लिए संघ ने कितना जोर पहले लगाया, क्यों नहीं कर पाया संघ? और आज क्यों कर ले रहा है? आपको यह भी देखना होगा कि संघ अपने अपने पैतरे करता रहता है पहले से। आप याद कीजिए, वाजपेयी की गवर्नमेंट के बाद भी जब अडवाणी जी भी इसी तरह करने लगे थे, तो उन्होंने गडकरी को भेज दिया था महाराष्ट्र से उठा के अध्यक्ष बना हाँ। के। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अध्यक्ष जो नया आएगा वो काफी हद तक तस्वीर साफ कर देगा कि संघ क्या चाहता है और संघ किस और संगठन और सरकार को ले जाना चाहता है। क्योंकि उसी तरह का व्यक्ति बनेगा और वो हमें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या है। मुझे तो ये भी लगता है कि संघ कोई हो सकता है भले ही हल्के कद का हो, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव और संगठन मंत्री अगर संजय जोशी होंगे, तो वो भले ही कुर्सी पर कोई भी बैठा रहे, चलाएंगे संजय जोशी। और अगर संजय जोशी चला रहे होंगे संगठन को, तो सरकार की हिम्मत नहीं है फिर कुछ। तो काफी हद तक संघ अपनी जो उसकी रणनीति है उसमें कामयाब हो जाएगा। तो ये रणनीतियां दोनों तरफ से भी चल रही हैं और मोदी जी समझ चुके हैं कि वो पहले वाला टाइम नहीं है, इसलिए आरएसएस से ज्यादा पंगा लेकर नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये सहमत हो गए उस संघ की काफी सारी चीजों पे, और चीजें मान ली गई हैं। मेरे सोर्स तो यही बताते हैं। तो मतलब संघ की ही चलने वाली है राष्ट्राध्यक्ष के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे क्या लगता है आपको, मोदी जी का क्या लग रहा है आपको, कितने और कमजोर होंगे या फिर मजबूत होने के कोई चांसेस हैं उनके? नहीं, देखिए प्रज्ञा, मजबूत तो जितने होने थे हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इससे ज्यादा मजबूत क्या होंगे। देखिए संघ भी ये चाहता है कि संघ के जितने एजेंडे थे वो बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने लागू किए हैं। देखिए मैं फिर विश्लेषण करने के लिए एक बार वाजपेयी सरकार को करता हूं कि वाजपेयी जी कई सारे आरएसएस के एजेंडे लागू नहीं कर पाए थे। भले उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उनके साथ कई सारे ऐसे दल थे, वो 1 मिनट में समर्थन वापस ले लेते थे। तो इसलिए वो सारी चीजों का बैलेंस बनाते हुए। हम संघ की ही अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी, और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ लोगों के। ये बताइए कि आप संघ को तो बहुत करीब से जानते हैं, तो ये बताइए जब मोदी जी 12 साल में पहली बार इतनी हिम्मत कर पाए कि वो संघ मुख्यालय जाएं, तो क्या लगता है क्या बात हुई होगी? नहीं, देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं प्रज्ञा के, देखिए वाजपेयी जी में और मोदी जी में यही फर्क है। वाजपेयी जी झुके नहीं, टूट गए, और ये झुक गए अपने उसके लिए, तो इसीलिए गए। ये चाहते तो ये भी नहीं जा सकते। और इसको आप एक तरफा मत देखिए, इसको आप एक तरफा मत देखिए। बिना संघ की इजाजत के, बिना संघ के बुलावे के, भाई वो जो वहां पे उद्घाटन हुआ है वो तो संघ की संस्था है, वो तो संघ का ही हॉस्पिटल है। अगर संघ इनको बुलाता है नहीं तो ये कैसे जाता? तो ये तो एक भूमिका बनाई गई है, कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है कि इस बहाने से ये जा सके। अगर हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं होता, उसकी आधारशिला नहीं रखनी होती, तो मोदी जी नहीं जाते, तो फिर तो सब लोग कहने लगते घुटने टेकने गए, किस लिए गए थे? फिर लोग पूछते किस लिए गए थे? तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज और बहुत बड़ी बता रहा हूं जो आप आने वाले टाइम में देखेंगे। संघ मोदी जी को एक सुरक्षित सम्मानित रास्ता देगा बाहर जाने के लिए। अब मोदी जी उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी की आदत हो गई है पिछले लगभग 28-30 साल की कि वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे रहते हैं। 15 साल तो वो मुख्यमंत्री रहे, और अब उनको 11 साल के लगभग जो है प्रधानमंत्री हो गए। तो सत्ता के शीर्ष पे रहे हैं वो, और वो उनको कहीं भी कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव जीतने में हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव जीतने में हो। बिना विधानसभा का चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री बन गए थे। पहली बार में लोकसभा का चुनाव आसानी से जीत के वो प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने राजनीतिक कठिनाइयां भी अनुभव नहीं की हैं। उनको राजनीतिक कठिनाई का रास आना बहुत मुश्किल है, अभी राजनीतिक कठिनाइयां उनको दिखना शुरू हो गई हैं।
तो ऐसे में आरएसएस के उन्होंने सारे एजेंडे लगभग पूरे कर दिए हैं। अब आरएसएस उनको एक शानदार विदाई के रूप में देना चाहता है। वो किस प्रकार से विदाई होगी, किस प्रकार से उनका सम्मान होगा, उनको कम से कम अडवाणी जी जैसा तो नहीं किया जाएगा कि मार्गदर्शक मंडल में भेज के उनकी भी बेइज्जती और वो बेइज्जती फील करें, इस तरह से नहीं होगा। उनको कुछ सम्मानित तरीके से हो सकता है, जैसे कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है या कोई दूसरी चीज भी की सकती है, क्योंकि 27 में आपको पता है राष्ट्रपति का इलेक्शन है। तो एक ये समझौता हो सकता है कि भाई 27 तक किसी तरह खिंचवा दीजिए, 27 तक खिंच गया तो फिर ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। देखिए संघ अंदर क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या इनकी बातचीत हुई है, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इनकी जो विदाई होगी वो सम्मानित विदाई होगी। वो किस प्रकार से विदाई होगी वो तो अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन ये है कि इनके सामने जो है बड़ी-बड़ी क्या बोलेंगे, उनको तलवारें आ गई हैं, चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनको एक्टिव कर दिया गया है और वो अपने काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि मोदी जी फंसे तो हुए हैं, क्योंकि संघ प्रमुख से मुलाकात करने के बाद जिस तरह से वक्फ बिल के लिए तारीख घोषित कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया कि 2 तारीख को वक्फ बिल लाया जाएगा, उसके बाद से फंसे तो हुए हैं, क्योंकि नायडू एक तरफ है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। अगर नायडू और नीतीश अलग-अलग हो जाते हैं और मोदी की बैसाखी कमजोर हो जाती है, तब मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।